हाँ बेटा, देखिए आज हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में सबसे पहले हम लोग ये स्टडी करेंगे कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, या जिसको हम लोग फोटॉन भी कह सकते हैं, इसको हम लोगों को समझना है कि पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन क्या होता है। पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन, तो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन में हम लोग ये देखते हैं कि जैसे रेडिएशन का नेचर तो ऑलरेडी हमें पता है कि रेडिएशन का नेचर होता क्या है। तो रेडिएशन का नेचर वेव नेचर होता है, ये तो हमें पता है, लेकिन उसका पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन ये क्या होगा, ये हम लोगों को यहाँ पे समझना है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई यहाँ पे एक क्या है, एक मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है, और कोई रे ऑफ लाइट यानी कि लाइट जो है इस पर कोई इंसिडेंट हो रही है, या लाइट मान लीजिए कि यहाँ पे से कोई लाइट यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, और ये लाइट जो है यहाँ से ये इस तरह से वेव के रूप में आकर के यहाँ पे इंसिडेंट होती है। तो जब तक ये लाइट इस बीच में चल रही है, मतलब कि लाइट सोर्स से निकलने के बाद और इस मेटल सरफेस के पहुंचने के पहले जो यहाँ पे चल रही है, ये तो एक वेव के रूप में चल रही है, एक वेव के रूप में चल रही है। लेकिन जैसे ही यह लाइट आकर के इस पॉइंट पर जैसे ही स्ट्राइक करती है, टकराती है, तो ये फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लाइट फिर हमें दिखाई दे रही है, बीच में लाइट चल रही है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आती है तो फिर एक लाइट क्या होती है, स्प्रेड होने लगती है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से जो पार्टिकल आया आकर के यहाँ पे क्या हो रहा है, फूट रहा है। समझ में बात आ रही है क्या? तो इसका मतलब ये हो गया कि जो यहाँ चल रहा था वो तो पार्टिकल वेव नेचर को प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन जैसे ही आके टकराया, टकराने के बाद से वो ब्रेक हुआ, तो ये जो है ये तभी होता है जब कोई पार्टिकल किसी चीज से टकराता हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से ये बीच में पोर्शन जो है, बीच का जो पोर्शन है वेव नेचर को शो कर रहा है, जबकि यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद वह यहाँ पे एक पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है। तो यहाँ से जो फोटॉन की एनर्जी है, फोटॉन की एनर्जी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटॉन यह किसके बराबर होती है बेटा? तो ये होती है आपकी E = h न्यू के बराबर होती है। इसको एक इक्वेशन हमने मान लिया, जहां पे h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, तो फ्रीक्वेंसी है। सर। हाँ बेटा बोलिए। सर आप कैमरा ऑन है क्या आपका? कैमरा नहीं बेटा, सबको दिख रहा है क्या बेटा? जयेश, नयन? यस सर दिख रहा है। हाँ बेटा राजीव? दिख रहा है। यस सर अब दिख रहा है। ओके ओके ओके। तो यहाँ पे जो फोटॉन यहाँ से जो निकल के आ रहा था, उस फोटॉन की एनर्जी किसके बराबर होती है? h न्यू के बराबर होती है। या इसको हम लोग एक दूसरे भी फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंस न्यू इक्वल टू क्या होता है, तो c/λ होता है। तो अगर न्यू की वैल्यू यहाँ पर रख दूं तो देयरफॉर E = h × c/λ, यह इक्वेशन 2। मतलब इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब बेटा आपको मालूम है कि एक एनर्जी, मास और स्पीड ऑफ लाइट में एक रिलेशन होता है। एनर्जी, मास एंड स्पीड ऑफ लाइट में एक रिलेशन होता है। सेंस रिलेशन बिटवीन एनर्जी, मास एंड लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, इन तीनों में एक रिलेशन होता है जो आइंस्टीन ने दिया थे। तो इसको बोलते हैं E = mc²। इसको इक्वेशन 3 मैंने मान लिया। ये क्या है? E = mc²। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया क्या?
E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आयुष, तो यहां में बेटा देखो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर ई इक्वल टू एच सी अपान में लेमडा, ये इक्वेशन या ये इक्वेशन देख लीजिए, ये इक्वेशन देख लीजिए, ये तीनों इक्वेशन E के इक्वल है। ये तीनों ही इक्वेशन क्या है, E के इक्वल है। तो इसका मतलब अगर मैं 2 और 3 को, अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड को मैं इक्वल कर सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 क्या मिलेगा बेटा, अगर मैं इस E की वैल्यू एम सी स्क्वायर को इसी के प्लेस पे रख दूं तो ये आपको मिल जाएगा एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच इंटू सी अपान लेमडा। जयेश, नयन, राजदीप, तेजस्विनी, ये समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है। अब यहां से क्या मिलेगा बेटा हमें, यहां से हम लोग को क्या मिलेगा, तो आप देखो क्या एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, एक सी से एक सी यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब मिल जाए एम सी इक्वल टू एच अपान में लेमडा। अच्छा, आप लोग बता सकते हो क्या कि मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है बेटा? मास इंटू वेलोसिटी पहले ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, 10th में, हैं सर? एक्सेलरेशन। अरे रे, सर मोमेंटम। मोमेंटम, राइट। मास इंटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम है बेटा, मोमेंटम है। तो सिंस मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू पी, मोमेंटम को हम लोग किसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। तो देयरफॉर अगर एमसी की जगह पे मैं पी लिख देता हूं तो पी इक्वल टू क्या मिल गया आपको, एच अपान में लेमडा मिल गया। ये हमने उस फोटॉन का मोमेंटम फाइंड कर लिया बेटा, फोटॉन का मोमेंटम फाइंड कर लिया, P इक्वल टू एच अपान में लेमडा, जहां पे एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और लेमडा क्या है, तो उसकी वेवलेंथ है। ये समझ में आ गया बेटा? इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस सर। ओके। अब यहाँ पे अगर लेमडा को मैं चेंज कर दूं, लेमडा को मैं चेंज कर दूं तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो बेटा यहां से इस वाले रिलेशन से लेमडा इक्वल टू क्या मिलेगा, लेमडा इक्वल टू मिलेगा सी अपान में न्यू। तो अगर ये लेमडा की वैल्यू मैं इसमें ट्रांसफर कर दूं तो P इक्वल टू, यानी देखो अभी तक वेवलेंथ के फॉर्म में है, मोमेंटम किसके फॉर्म में हमने निकाला है, वेवलेंथ के। अब मैं मोमेंटम को निकाल देता हूं किसके, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। तो कितना हो जाएगा, एच अपान में लेमडा के प्लेस पे सी अपान में न्यू, या न्यू ऊपर चला जाएगा तो एच न्यू अपान में सी। तो P इक्वल टू हमें क्या मिल गया, P इक्वल टू एच न्यू अपान में सी। क्लियर हो गया बेटा? इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग बता सकते हो क्या कि फोटॉन की स्पीड क्या होती है बेटा? फोटॉन की स्पीड क्या होती है, बोलिए, फोटॉन की स्पीड क्या होती है? सर स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि फोटॉन कहां से आ रहा है, लाइट का एक पार्ट है, तो इसका मतलब ये होगा कि फोटॉन की भी स्पीड वही होगी जो लाइट की स्पीड होती है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस सर। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? नो सर, नहीं है। ठीक है, ठीक है बेटा, रफ कर दूं? यस सर। ओके। चलिए, अब हम लोगों को पढ़ना है डी ब्रॉगली ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली
ड्यूलोस्टिक, हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली ड्यूलोस्टिक हाइपोथेसिस। अच्छा आप लोग बता दें आगे का पढ़ा रहे हो आप? जो अपन ने कोचिंग में पढ़ा था उसके आगे का पढ़ा रहे हो आप? हाँ, एक छोटा सा टॉपिक निकल गया। ओके सर। ठीक है, मतलब उसी के आगे ही है, बट एक छोटा सा टॉपिक निकला है। ठीक है बेटा। ओके सर। तो डी ब्रॉगली ड्यूलोस्टिक हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब आप लोग समझते हो क्या कि हाइपोथेसिस क्या होती है बेटा? कोई बताएगा कि हाइपोथेसिस क्या होती है? सर इमेजिनरी। हाँ, इमेजिनरी, इमेजिनरी जिसका प्रूफ ना हो। मतलब जैसे मैं किसी चीज के बारे में अगर प्रिडिक्शन करता हूं कि ये ऐसा हो सकता है, लेकिन उसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, मैं प्रूफ नहीं कर सकता हूं कि नहीं ये तो ऐसा अगर हो सकता है तो ऐसे होगा, ये हमारे पास कोई उसका प्रमाण नहीं है, तो इस टाइप की चीज को हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगली है। सर कार्नोट इंजन भी हाइपोथेसिस था। कार्नोट इंजन में, हाँ एक तरीके से वो भी वही है। तो देखिए डी ब्रॉगली ने क्या क्या इन्होंने सोचा था, क्या इनका हाइपोथेसिस था? इनका हाइपोथेसिस ये था कि अगर मैटर जो है पार्टिकल के जैसा बिहेव करता है, और वेव जो है अगर रेडिएशन जो है वेव जैसा बिहेव करता है, तो वेव अगर पार्टिकल के जैसा ही बिहेव करता है, मतलब वेव दोनों टाइप का अगर बिहेव कर रहा है, रेडिएशन जो है वेव जैसा ही बिहेव कर रहा है और पार्टिकल जैसा ही बिहेव कर रहा है, तो डी ब्रॉगली ने ये सोचा कि मैटर जो है अगर वह पार्टिकल जैसा बिहेव करता है तो वह वेव जैसा भी बिहेव करेगा। ये इनका हाइपोथेसिस था। मतलब इन्होंने बताया कि अगर रेडिएशन वेव के साथ साथ पार्टिकल का बिहेव करता है, तो जो मैटर है वह पार्टिकल के साथ साथ वेव का भी बिहेव करेगा। ये इन्होंने बताया था। और इन्होंने जो बताया कि जैसे अभी हमने मोमेंटम निकाला, उस मोमेंटम उसी फार्मूले से हम लोग दूसरा यानी पार्टिकल का भी मोमेंटम निकाल सकते हैं, इन्होंने बताया था। लेकिन इन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि पार्टिकल का मोमेंटम निकाल सकते हैं, लेकिन इनके पास कोई इसका प्रूफ नहीं था। ये बाद में, जबकि बाद में ये प्रूफ हो गया। डेविसन एंड जर्मन साइंटिस्ट नाम दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बाद में इस बात को प्रूव कर दिया कि यस ये सही है। लेकिन जब डी ब्रॉगली ने इस चीज को बताया था, तो उस समय इस चीज का कोई भी सर्टिफिकेट नहीं था, कोई भी प्रमाण नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था कि जो मैटर है वह वे पार्टिकल के साथ साथ वेव का भी बिहेव करेगा। ये ऐसा कोई प्रमाण नहीं था अभी, इसीलिए इसको हाइपोथेसिस कहा गया। अब यहाँ पे देखो बेटा, जैसे मान लो कि कोई यहाँ पे क्या है, एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल का मोमेंटम अगर p है, तो इसकी वेवलेंथ भी कितनी होगी? मान लेते हैं कि ये लैम्डा उसकी वेवलेंथ है। लेकिन बेटा वेवलेंथ जो होती है, जैसे छोटा कोई पार्टिकल है तो उसकी वेवलेंथ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब कोई बड़ा पार्टिकल हो जाए, जैसे मैं अपनी बात करूं कि मेरा वेवलेंथ क्या है या आपका वेवलेंथ क्या है, या कोई भी बड़ा पार्टिकल है उसका वेवलेंथ क्या है, तो बड़े पार्टिकल का वेवलेंथ कैलकुलेट करना थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते। मतलब जो हमारे पास डिवाइसेज है मेजर करने की, वह उतनी बड़ी चीज को उतनी छोटी चीज को मेजर नहीं कर पा रही है, क्योंकि क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा वेवलेंथ, क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए वो मेजर नहीं कर पाएंगे। अभी हम लोग इसमें प्रूफ के साथ में देखेंगे कि बहुत छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने एक रिलेशन देखा था कि ऑलरेडी एनर्जी, मास एंड स्पीड ऑफ लाइट, क्या हम लोगों ने देखा, रिलेशन एमंग एनर्जी, मास
एंड स्पीड ऑफ लाइट इज, क्या लिखा था बेटा हम लोगों ने, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यह रिलेशन ये बताता है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट के मास को अगर स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वह एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, वह एनर्जी में बदल जाता है। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, हाँ बेटा सर इसका प्रूफ कर सकते हैं? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर का प्रूफ, यस। तो यहाँ पे इसको इस तरीके से हम लोग कैसे बात करेंगे, जैसे मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट का मास कुछ दिया गया है, उसको स्पीड ऑफ लाइट से अगर मल्टीप्लाई करें तो वह एनर्जी में बदल जाएगा। तो आप क्या बताना चाह रहे हो, प्रूफ कर सकते हैं कि कैसे प्रूफ करेंगे, क्या पूछना चाह रहे हो आप? सर प्रूफ करते हैं ना मैथमेटिकली प्रूफ। हाँ सर वैसा प्रूफ कर सकते हैं। डेरिवेशन, यस सर डेरिवेशन। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर का, यस सर। तो ये तो हो सकता है ना बेटा। m क्या है, मास है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। तो ऑलरेडी हम लोग अगर यहाँ पे हम देखें कि जैसे मान लो कि मास है ये c स्क्वायर है, तो इसमें हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 1/2 एम सी स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है क्या, ऐसा लिखा जा सकता है। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 इंटू और 1/2 एम सी स्क्वायर, क्या काइनेटिक एनर्जी है बेटा, बोलो जल्दी से। यस सर। हाफ एम बी स्क्वायर, बी जो है क्या होता है, स्पीड होती है, तो क्या ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, मतलब E इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये हमने लिया और इसको प्रूव कर दिया, मतलब ये 2 इंटू, तो 2 तो क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि एम सी स्क्वायर किसके बराबर है, एम सी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, एम सी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एनर्जी। आप चाहें तो जो भी एनर्जी होगी उसका डबल हो जाएगा, बट इस रिलेशन से हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब मास और स्पीड ऑफ लाइट का मल्टीप्लाई करके हम लोग एनर्जी में बदल रहे हैं। मतलब ये 2 का अगर इधर भेज दें तो E इक्वल टू 1/2 एम सी स्क्वायर हो गया ये, और यही क्या है, काइनेटिक एनर्जी ही तो है बेटा, ये काइनेटिक एनर्जी है 1/2 हाफ एम सी स्क्वायर। समझ में आ गया क्या सर? एम सी स्क्वायर है सर, फॉर्मूला तो एम सी स्क्वायर है। एम सी स्क्वायर है, ये तो कांस्टेंट है बेटा, ये तो कांस्टेंट है। 2 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे एनर्जी में, जैसे मान लीजिए कि 10 जूल की एनर्जी है, 10 जूल में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी की क्वांटिटी बढ़ेगी, लेकिन रहेगी तो एनर्जी ही ना, कोई दूसरा कुछ तो हो नहीं जाएगा। हाँ सर, ओके सर, एनर्जी ही रहेगी वो। आइंस्टाइन ने वो डिराइव कैसे किया था, सबसे पहले लिया क्या था सर, कौन सा फॉर्मूला लिया फिर उससे डिराइव किया? ये रिलेशन का ओरिजिन तो यार अभी मैं नहीं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा, ठीक है, कि इस रिलेशन का ओरिजिन क्या है, मतलब कहाँ से ये रिलेशन लिया गया। ओके सर, ठीक है, ओके सर। तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर ये हम लोगों ने देख लिया इसमें। अब यहाँ पे बेटा अभी हम लोगों ने क्या प्रूफ देखा था, जैसे पहले हम लोगों ने किया था उसी को मैं लेके चल रहा हूँ। तो एंड E इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटॉन, इसको हम लोगों ने एच न्यू देखा, E इक्वल टू एच न्यू होता है, या एच इंटू न्यू इक्वल टू क्या लिखे थे बेटा, सी अपॉन लेमडा, है ना। E इक्वल टू एच न्यू या न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है, तो E इक्वल टू एच सी अपॉन में लेमडा हो जाएगा। अब इन दोनों को यदि मर्ज कर लें, इन दोनों को मर्ज कर लें जैसे पहले बिल्कुल अभी जो हमने जस्ट बताया है, तो देयरफॉर एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी अपॉन में लेमडा, सी से सी कैंसल, और ये m इंटू सी क्या बन गया, m इंटू सी आपका फिर बन गया ये मोमेंटम, यानी कि p इक्वल टू एच अपॉन में लेमडा, ये हमने निकाल लिया। या यहां से लेमडा अगर निकाल दें तो बेटा क्या हो जाएगा बोलो, लेमडा इक्वल टू यहां से क्या मिलेगा,
लेमडा इक्वल टू एच अपान में पी मिल जाएगा क्या? देखो लेमडा इधर आ जाएगा, पी नीचे चला जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एच अपान में पी। ये हमने लेमडा कैलकुलेट कर लिया कि किसी भी पार्टिकल का या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेवलेंथ होगी प्लैंक्स कांस्टेंट में यदि उसके मोमेंटम से डिवाइड कर दिया जाए तो ये मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो किसने दिया था? ये तो ऑलरेडी हमने इस रिलेशन से निकाल लिया, लेकिन डी ब्रॉगली ने ये बताया कि हम किसी भी पार्टिकल का जो वेवलेंथ है इसी फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, यदि सिंस P इक्वल टू MC के साथ साथ क्या आपको MV भी लिखा जा सकता है? बेटा बोलो जल्दी से। P इक्वल टू MC के साथ साथ MV भी होता है क्या? जहां पे C जो है स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन जो V है किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। समझ में आ रही बेटा? अब अगर मैं P की जगह पे MV लिख देता हूं, इसी P की जगह पे MV लिख दिया जाए तो उस पार्टिकल का हम लोग वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। ये डी ब्रॉगली का यही हाइपोथेसिस था, लेकिन डी ब्रॉगली ने इस चीज को प्रूफ अपने समय में वो नहीं कर पाया कि एक्चुअल में ये रिलेशन कैसे है या एक्चुअल में ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। ये सिर्फ उनका हाइपोथेसिस था कि अगर मैटर जो है पार्टिकल का बिहेव करता है तो वह वेव का भी बिहेव करेगा, या अगर वेव का बिहेव करता है तो पार्टिकल का भी बिहेव करेगा, और उसकी जो वेवलेंथ है हम लोग इसी फार्मूले से, जो ऊपर वाला फार्मूला है, इसी फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ये बता दिया। और यहाँ पे अगर मान लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पे ये बहुत छोटा, जैसे किसी बड़े ऑब्जेक्ट के लिए ले लें, किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट के लिए ले लें, जैसे मान लीजिए कि कोई एक मास है फॉर एनी ऑब्जेक्ट। हम बड़े ऑब्जेक्ट के लिए वेवलेंथ नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं, फॉर बिग पार्टिकल, या बिग पार्टिकल का मतलब कि बिग ऑब्जेक्ट हो गया किसी भी, जैसे उसका मास मान लीजिए कि 50 kg है, उसका मास मान लेते हैं 50 kg है, m इक्वल टू 50 kg हमने सब कुछ कर लिया, और मैंने मान लिया कि उसकी जो वेलोसिटी है वह 10 मीटर पर सेकेंड है। 10 मीटर पर सेकेंड में बहुत ज्यादा होता है, फिर भी हमने मान लिया। जैसे हम लोग अगर दौड़े भी, अपनी ही बात कर लें, तो अगर हम दौड़े भी तो क्या 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ सकते हैं क्या? नहीं दौड़ सकते। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, ठीक है, कि 10 मीटर पर सेकेंड हमारी स्पीड है। तो देखो बेटा, मैं अपनी वेवलेंथ नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगा यहाँ पे। देखो कैसे, देयरफॉर लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये h इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर -34 अपान में मास को हमने 50 लिखा और यहाँ पे लिख दिया 10। समझ में आ गया बेटा? तो कुल मिला के कितना बन गया, ये कितना बन जाएगा? तो ध्यान दो आप लोग, अगर 10 इंटू 10, इसमें कभी 10 निकाल लें, ऊपर जाएगा तो 6.6 इंटू 10 की पावर -36 अपान में आ जाएगा 5। ये समझ में आया क्या बेटा? इसको मैं 50 को 10 इंटू 5 लिख लिया है। 10 इंटू 10 मतलब 10 की पावर 2 ऊपर जाएगी, इसमें से माइनस हो जाएगा तो पावर -36 हो गई। इसको मैं कैंसिल कर दिया तो ये हो जाएगा 1.32, यानी कि कुल मिलाकर के आपको क्या मिल गया, 1.32 इंटू 10 की पावर -36। ये वेवलेंथ आ गई। तो ये बेटा वेवलेंथ तो बहुत छोटी है ना, 1.32 को 10 की पावर 36 से आपको डिवाइड करना है। समझ में आता रही क्या? तो हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस नहीं है कि इसको हम लोग उसको मेजर कर पाए, इसलिए बड़े ऑब्जेक्ट का जो वेवलेंथ है वो कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, हम लोग नहीं कर पाते। लेकिन यहीं पे कोई छोटा पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, तो उनका हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे उनका कैलकुलेशन हो जाता है। समझ में आ गया बेटा? अब इस बात को बोलिए बेटा, जैसे मान लो कि अगर हम इसी बात को ले लें, किसके लिए, अगर हम लोग कैलकुलेट कर दें, मान लो कि इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन देखें, फॉर इलेक्ट्रॉन, तो लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? देखो
लेमडा इक्वल टू एच अपान में एम इंटू वी। 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपान में इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या बता रहे हो आप लोग? इलेक्ट्रॉन का मास पूछ रहा हूं मैं, चार्ज नहीं। 9.1। हाँ, 9.1 इंटू 10⁻31 यही होता है ना। और उसकी स्पीड मैं मान लेता हूं कि 1000 मीटर पर सेकेंड। तो ये मान के चलो कि 1000 मीटर पर सेकेंड ये हो गया। अब इसको देखो बेटा कितना हो जाएगा, इसको चेक करो। देखो ये 6.6 इंटू 10⁻, ये दोनों मिलकर कितना हो गया, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो कुल मिलाकर के कितना हो गया बेटा? बोलो कितना हो गया? ये 28 हो गया, माइनस का 28, ऊपर जाकर के प्लस का 28, मतलब ये हो जाएगा 10⁻⁻6। आगे क्या? और अपान कितना हो गया? 9.1। ये कैंसिल कर देंगे तो 66 अपान में 91 इंटू 10⁻6। बोलो बेटा ये कैलकुलेट करना आसान है क्या? माइनस देखो ये इतनी छोटी नहीं है जितना छोटा ये है। यहाँ पे 10⁻⁻36 है और यहाँ पे 10⁻6 है। समझ में आ गया बेटा? ये समझ में आ गया बेटा? मीटर। ये वेवलेंथ हो गई, ये वेवलेंथ हो गई। तो छोटे पार्टिकल का, छोटे चार्ज पार्टिकल का जो वेवलेंथ है वो आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो डी ब्रोगली ने अपना हाइपोथेसिस दिया कि जिस फार्मूले से हम लोग किसी रेडिएशन का जो हम लोग वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी फार्मूले से हम लोग किसी पार्टिकल का भी वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ उनकी सोच थी। इसको बाद में प्रूव कर दिया किसने? बाद में प्रूव कर दिया डेविस एंड जर्मन साइंटिस्ट ने। इन दोनों लोगों ने जब एक किसी अल्फा पार्टिकल का उन्होंने निकाला तो देखा कि इस फार्मूले से जो आना चाहिए था उतना ही आ रहा है उसका वेवलेंथ। तो उन्होंने बता दिया कि ये जो डी ब्रोगली के जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है। अब यहां बेटा ये देखो, अब इसको यदि काइनेटिक एनर्जी के रूप में अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा? ये रफ कर दूं क्या बेटा? समझ में आ गया इतना? ये समझना ठीक है। काइनेटिक एनर्जी के रूप में अगर इसको कन्वर्ट करें तब देखते हैं कि ये कितना होगा। रफ कर रहा हूं मैं इसको। अभी हम लोगों ने लेमडा इक्वल टू क्या निकाला था बेटा? सिंस लेमडा इक्वल टू एच अपान में पी लिखा था, है ना? लेमडा इक्वल टू एच अपान में पी लिखा था। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आप लोग जानते हो। किसी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ये होती है Q इंटू वी के बराबर। चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी Q इंटू वी के बराबर होती है। तो यहां पे वन सेकेंड बेटा, काइनेटिक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बेटा? एक तो ये हो गया। काइनेटिक एनर्जी को दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, दूसरे फॉर्म में क्या है? पी स्क्वायर अपान में 2m लिखा जा सकता है क्या? बोलो, पी स्क्वायर अपान में 2m, पी स्क्वायर अपान में 2m।
देखो अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो यहाँ देख लो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv²। ये होता है बेटा, ये सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 1/2 mv²v²/m, मैंने m से ऊपर नीचे इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है बेटा। समझ में आया क्या? यस। अब ये 1/2m इंटू m²v², तो 1/2m इंटू इसको mv का होल स्क्वायर, और mv इक्वल टू क्या होता है बेटा? mv इक्वल टू क्या p होता है मोमेंटम, बोलो। तो ये हो जाएगा 1/2m इंटू में p का स्क्वायर, मतलब ऊपर p का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा p²/2m। वही काइनेटिक एनर्जी मैंने यहाँ पे लिख दिया p²/2m। एक इक्वेशन ये ले लिया, दूसरा इक्वेशन मैंने ये ले लिया। ठीक है बेटा, अब इन दोनों इक्वेशन लेफ्ट साइड में ये भी काइनेटिक एनर्जी है, ये भी काइनेटिक एनर्जी है, तो देयरफॉर QV इक्वल टू p²/2m ऐसा लिखा जा सकता है क्या? तो p² इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप इसको इधर भेज दो, तो 2mQV ये बन गया। तो देयरफॉर p इक्वल टू क्या बन जाएगा, p इक्वल टू √2mQV। बोलो बेटा, ये समझ में आ गया इतनी बात? ये समझ में आ गई क्या? ओके, अब आप आ जाओ फिर इस कहाँ पे, यहाँ पे वेवलेंथ पे। तो इस वेवलेंथ को हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू h/p के प्लेस पे ये लिखा जा सकता है, तो ये आपका हो जाएगा h/√2mQV, लैम्डा इक्वल टू h/√2mQV। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने अब एक दूसरे तरीके से भी वेवलेंथ निकाल लिया। अब यहाँ पे वेवलेंथ अगर मान लो कि हम इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना चाहें, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करें तो यहाँ पे फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्डा इक्वल टू h6.6 इंटू 10⁻⁻34 ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, अपान में √2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू क्यू का मतलब कि चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये आपका हो गया 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू इसकी वेलोसिटी। अब मान लीजिए वेलोसिटी को हम छोड़ देते हैं, वेलोसिटी रख देते हैं, इसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो गया, अगर इस पूरे को आप कैलकुलेट अगर कर लेते हो, अगर पूरे को कैलकुलेट कर दे तो यह लगभग आपका आ जाता है कितना, 12.27 अपान में √10⁻10 अपान में v बचेगा बेटा, तो √v हो गया, ये इतना आ गया। अब ये क्या है, वेवलेंथ है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर में। आप लोग ये जानते हो कि 10⁻10 मीटर इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम होता है या नहीं होता बेटा, बोलो। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर। तो हम चाहें तो इसको एंगस्ट्रॉम में भी बदल सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू, एक तो यही है, एक तो आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो, अभी मैं बताऊंगा कि इसका बेनिफिट क्या है। और दूसरा लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 12.27 अपान में √v एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम के रूप में ये हो जाएगा और मीटर के रूप में ये आंसर रहेगा। अब देखिए बेटा, अब आपको मान लीजिए कि कोई चार्ज पार्टिकल दिया गया है और उस चार्ज पार्टिकल की यदि वेलोसिटी दे दी गई है, तो आप सीधे इस फार्मूले का यूज करके आप उसका वेवलेंथ फाइंड कर सकते हो, यहाँ से भी एंगस्ट्रॉम में उसको फाइंड कर सकते हो। लेकिन यदि मान लो कि ये चीज हमें नहीं पता है, अगर हम थोड़ी चीज याद रख लें, क्या याद रखना है, 12.27 इंटू 10⁻10 अपान में √v मीटर लैम्डा होता है किसी चार्ज पार्टिकल के लिए। तो यहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी अगर पता है तो v रख करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ भी रख करके उसको एंगस्ट्रॉम में उसकी वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
लेकिन अगर मान लो कि ये रिलेशन हमें दोनों नहीं पता है तो हमें सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मतलब यहां से ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसका मास चाहिए, चार्ज चाहिए, वेवलेंथ भी चाहिए, और ये तो प्लैंक्स कांस्टेंट तो है ही। तो ये सारी चीजें पूरा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अगर ये रिलेशन पता है कि लैम्डा इक्वल टू ए होता है तो सिर्फ v की वैल्यू रखनी है, उसको कैलकुलेट कर देना है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई क्या? यस सर। ओके सर स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ हाँ ले लो। ले लिया सर। ठीक है बेटा। ठीक है, अब इसको काइनेटिक एनर्जी के भी रूप में हम लोग लिख सकते हैं बेटा। इसको काइनेटिक एनर्जी के भी रूप में लिख सकते हैं। तो देख ले यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, देखो, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी लैम्डा इक्वल टू h/√2m इंटू QV। देखो बेटा ये QV किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के, है ना ये। तो यहाँ पे इस QV की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसको, इसी को मैंने QV की जगह पे आप लिख दो काइनेटिक एनर्जी। ये एक नया आपको फार्मूला मिल गया, यहां से ये नया फार्मूला मिल गया। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल हुज मास इज समथिंग एंड काइनेटिक एनर्जी समथिंग, तो अगर मास और काइनेटिक एनर्जी अगर दे दी गई है चार्ज पार्टिकल की, तो हम लोग सीधे सीधे इस फार्मूले में रख करके, और एज तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, यहाँ पे हम लोग उसकी वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस सर। तो एक तरीके से किसके लिए हो गया, फॉर एनी चार्ज पार्टिकल के लिए हो गया बेटा। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं दोनों, देखो ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया, ये जो दोनों फार्मूले हमने लिखा है ये फॉर एनी चार्ज पार्टिकल, एनी चार्ज पार्टिकल। ये फार्मूला हमें मिल गया। कोई डाउट है बेटा इतने में?